उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर राहुल गोस्वामी। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम क्रैमर्स रूल को हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखा था। और लास्ट लेक्चर की बात कर रहा था जो, उसमें हमने क्रैमर्स रूल से जो हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हमने सॉल्व करना सीखा था। तो जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्रैमर्स रूल पे आपको सारी की सारी थ्योरी बताई थी, मतलब कैसे क्वेश्चन को करते हैं, पूरा प्रूफ वगैरह भी निकाले थे हमने कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है। आपको अलग अलग कंडीशन बताई गई थी कि कहाँ पर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे। आज हम उसी क्रैमर्स रूल पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आपका कंसेप्ट क्या होगा और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब पेपर आएगा, पेपर में तो हमें ओवरऑल क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व ही करना है। तो वही प्रॉब्लम्स हम आज कुछ डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशन दी गई हैं फर्स्ट और सेकंड, पोजेस यूनिक सॉल्यूशन और एक बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें इसमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। कब जब ये दोनों इक्वेशन कैसा कर रही हैं, एक बार इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन है और एक बार कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। चालू करते हैं, थोड़ा रिवीजन भी करते आएंगे हम पिछले लेक्चर के लिए। तो जब हमें दो इक्वेशन दी रहती थी तो तीन केस होते थे। पहला केस क्या होता था कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अगर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये कैसा देता था, यूनिक सॉल्यूशन देता था सॉरी। सेकंड, अगर डेल्टा ज़ीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड या ज़ीरो नहीं है, या फिर जिसको हमने कहा था डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ज़ीरो नहीं है। अगर हमारा डेल्टा ज़ीरो है और इनमें से कोई भी हमारे ज़ीरो नहीं है तो इनको क्या बोला था हमने बोला था नो सॉल्यूशन। अगर दो इक्वेशन दी गई हैं तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या फिर डेल्टा वन और डेल्टा टू। और थर्ड क्या देखा था, थर्ड देखा था हमने कि डेल्टा भी ज़ीरो है और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री भी ज़ीरो हैं, सब कुछ ज़ीरो है। तो क्या मिला था हमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फर्स्ट और थर्ड क्या थे हमारे, कंसिस्टेंट सिस्टम थे क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा था, और जिसमें नो सॉल्यूशन था वो क्या था हमारा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट है ए स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट है माइनस का बी, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है बी और वाई का कोफिशिएंट है माइनस का बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कर लीजिए सॉल्व, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, वन माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से पता चला बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो और वन माइनस ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेट इज ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू वन। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्या क्या सॉल्यूशन आए कि बी हमारा एक तो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और ए की वैल्यू हमारी प्लस माइनस वन के बराबर नहीं आनी चाहिए। कब, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए है तो। क्या, अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए इन दोनों इक्वेशन से तो हमारे डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये जीरो के बराबर कब नहीं होगी, जब या तो बी की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर ना हो या फिर ए की वैल्यू हमारा प्लस माइनस वन के बराबर नहीं हो। क्लियर? नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या बताया, एक तो आप क्या करिए, डेल्टा जीरो करिए और डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों को जीरो करिए। या फिर आपको याद हो तो मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी वन है, ए वन एक्स
b1y और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो हम इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं क्या कि लाइंस अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। ये क्या बताया था आपको, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं, लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होंगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट। ये भी आपको चीज़ें बताई गई हैं। हम इसी चीज़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं a² b इक्वल टू माइनस b अपॉन माइनस का b² इक्वल टू a² माइनस b अपॉन 2 प्लस 4b। ये कंडीशन कब आ गई, जब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से a² b² इक्वल टू b² a² माइनस 1 और b² इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से क्या पता चला, b की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर a² माइनस 1 0 होगा और a की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1। तो b की वैल्यू 0 हो सकती है और a की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब इसे हम थर्ड कंडीशन से इससे भी चेक करेंगे। तो देख लेते हैं, टेकिंग a² अपॉन a इक्वल टू a² अपॉन b इक्वल टू a² माइनस b अपॉन 2 प्लस 4b। क्लियर। अब अभी हमने इन दोनों इक्वेशन सॉल्व किया तो क्या आया, b की वैल्यू 0 आई और a की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक बार a की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस 1, एक बार a की वैल्यू लेंगे हम माइनस 1। तो लेते हैं टेकिंग a इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू लें 1 तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस b और ये वाला b यहाँ आ जाएगा तो b 2 प्लस 4b। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4b इक्वल टू b माइनस b²। ये हो जाएगा 2 प्लस 4b इक्वल टू b माइनस b²। b को दोनों को इस साइड ले आइए, b² माइनस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0, b² माइनस 2b माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। तो b माइनस 2 माइनस 1 b माइनस 2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, एक और स्टेप लिख देते हैं, b माइनस 2 b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला हमें b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। क्या क्या वैल्यू मिली, b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। कहीं पे भी वैल्यू हमें b इक्वल टू 0 नहीं मिली तो हम b इक्वल टू 0 को नहीं लेंगे। किसको नहीं लेंगे हम, b इक्वल टू 0 को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब है, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। पहले हमने दो इक्वेशन सॉल्व करी तो हमने वहाँ से क्या मिला, b इक्वल टू 0 और a की वैल्यू प्लस माइनस 1। फिर हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिया तो वहाँ पे हमने a इक्वल टू 1 रखा तो हमें क्या मिला, b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1। अगर मैं a की वैल्यू माइनस 1 लेता हूँ, a की वैल्यू एक बार 1 ली एक बार माइनस 1, तो यहाँ पे देखिए a² है, a² है मतलब माइनस 1 रखो या 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा मुझे, b इक्वल टू 2 मिलेगा और b इक्वल टू 1 मिलेगा। मुझे b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 ही मिलने वाला है। तो b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 1 और a की वैल्यू प्लस माइनस 1 मेरी हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के, एक बार प्लस साइन लेते हैं, 1,2 हो सकता है और 1,1 हो सकता है। जब माइनस 1 लेंगे तो -1,2 हो सकता है और -1,1 हो सकता है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कितने सॉल्यूशन मिले मुझे, 4 सॉल्यूशन मिले। क्लियर। इस तरीके से हम जो भी हमारी गिवन कंडीशन होंगी उसको रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। इफ़ ए सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इज कंसिस्टेंट देन प्रूव दैट ए बी सी एंड एच पी।
हमें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारी 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं। अगर तब जाके प्रूफ करना है कि ABC क्या होगा, HP में है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, अगर आपको कंसिस्टेंट से मतलब आता होगा, क्या बताया था कि सॉल्यूशंस का एग्जिस्ट करता है। क्या है, 2 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन। 2 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस के लिए आपके लिए क्या बताया था, कब कंसिस्टेंट होगा, जब जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 4a और कांस्टेंट पार्ट a। 1 3b, b 1 2c, c, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। बस, अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है और 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। इसको प्रूफ कैसे किया था, हमने ये चीज़ कब निकाली थी, हमने दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाली थी, उसको हमने थर्ड इक्वेशन में रखा था, फिर वहाँ से हमें एक कंडीशन मिली थी। क्लियर? अगर याद ना आ रहा हो तो आप नोट्स देख सकते हैं। अगर आपने नोट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते रहें, कि जिससे जैसे अभी हुआ, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही तो आप नोट्स देख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। क्लियर? इसलिए नोट्स बनाते जाइएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिटरमिनेंट को क्या इक्वल टू 0 करना है और हमें कंडीशन निकालनी है, क्या प्रूफ क्या करना है, ABC एंड HP, मतलब ABC के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसको क्या, सबसे पहले 2 1 दिख रहे हैं तो ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 में R2 माइनस R1 और R3 में भी R3 माइनस R1, ये दोनों ऑपरेशन लगा देते हैं। लगाइए। 1 4a 1 माइनस 1 0, 3b माइनस 4a 3b माइनस 4a, b माइनस a b माइनस a। क्लियर? फिर 1 माइनस 1 0, 2c माइनस 4a 2c माइनस 4a और c माइनस a इक्वल टू 0। क्लियर? ये ऑपरेशन लगा, ये मिल गया, 2 0 मिल गए। अब एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। 2 0 हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इनका, तो क्या होगा 3b माइनस 4a 3b माइनस 4a मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c माइनस a माइनस 2c माइनस 4a इंटू b माइनस a 2c माइनस 4a इंटू b माइनस a। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। 3bc माइनस 3ab माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। ये तो इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आ गया। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, माइनस साइन है मतलब अंदर जो भी मिलने वाला है उसका साइन चेंज हो जाएगा। 2bc मतलब माइनस का 2bc माइनस का 2ac मतलब प्लस का 2ac और फिर माइनस का 4ab मतलब प्लस का 4ab प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? यही मिला। अब कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा हो। 4a स्क्वायर कैंसिल, 3bc है यहाँ पे माइनस का 2bc मतलब कि bc बचा, माइनस का 3ab है यहाँ पे प्लस का 4ab है मतलब प्लस का ab बचा, माइनस का 4ac है और यहाँ पे प्लस का 2ac है मतलब माइनस का 2ac इक्वल टू 0। bc प्लस ab इक्वल टू 2ac। क्लियर? पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए, abc से डिवाइड कर दिए, तो 1 डिवाइड बाई a बचा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई c बचा, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई b बचा। क्या किया हमने, डिवाइड बाय abc, हमने abc से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या कंडीशन मिल गई, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 2/b। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि abc आर एन HP ABC हमारे HP में और वही हमें प्रूफ करना था। कोई भी नंबर HP में कब होते हैं, ए और देख लीजिए, अगर इफ़ a, b, c आर एन AP, अगर a, b, c AP में है तो 1/a 1/b 1/c आर एन HP।
1/a, 1/b और 1/c क्या होंगे, HP में होंगे। तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/c इक्वल 2/b मिला। यही कंडीशन क्या होती है हमारे, अगर ABC हमारे HP में हो उसकी कंडीशन होती है। तो हमें जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो हमने कर दी। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्रेमर्स रूल से आपको कैसे सॉल्व करने को बताया था, आपको बताया था कि x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1/डेल्टा, y की वैल्यू क्या होगी आपकी, डेल्टा 2/डेल्टा, और z की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3/डेल्टा। क्लियर, और डेल्टा भी पता था आपको क्या होता है, डेल्टा 1 भी। वही चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करिए, वीडियो को आप अभी पॉज करिए और आप खुद सॉल्व करके देखिए, 5 मिनट में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। क्लियर, पॉज इट। आई थिंक हो गया होगा हमारा क्वेश्चन। देखिए अब जो आपका आंसर आया है उससे आप चेक कर लीजिएगा कि अगर गलती हुई है तो गलती पता चल जाएगी, और सही किया है तो वेरी गुड। देखते हैं डेल्टा क्या होगा। डेल्टा क्या था, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट से जो बनता है 1 1 1, 1 माइनस 1 1 और 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1 है, इन दोनों को हम 0 बना लेते हैं। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, और C3 में भी ऑपरेशन लगा देंगे C3 माइनस C1। कॉलम 1 तो सेम रहने वाला है, 1 1 3, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7। क्लियर, देखा 3 0 मिल गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ, इसको छुपाया 7 2 जा 14, तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 14। अब डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 निकालने के लिए क्या बताया था आपको, डेल्टा 1 के लिए आपको बताया था कि जो भी हमारे कॉलम 1 है इसको हटा देंगे, और जो हमारे कांस्टेंट वाले नंबर हैं उनको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले यही करते हैं। कांस्टेंट नंबर क्या है, 6 2 माइनस 5, और बाकी सेम लिखा देते हैं, 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 4। क्लियर, ये मिल गया। क्लियर, अब इसमें कोई 0 ऐसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे इस नंबर को हम 0 कर सकते हैं इसको, या फिर 0 ना भी करें, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। तो क्या होता है, देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। 6, इसको छुपाए, इसको 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, नॉन डायगोनल साइन है इसलिए माइनस का साइन। इसको छुपाए, इसको 4 2 जा 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस का 5, फिर प्लस का 1। इसको छुपाया 2 2 जा 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन रहेगा ही, माइनस 5। तो क्या हो गया, 6 2 जा 12, माइनस 8 प्लस 3, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, और 4 माइनस 5 माइनस 1, तो 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 1 14। तो हमें डेल्टा 1 की वैल्यू क्या मिल गई, 14। क्लियर, डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, अब जो डेल्टा 2 है उसको कैसे निकालते थे, जो डेल्टा था हमारा उसमें हम सेकेंड कॉलम को हटा के कांस्टेंट वाला पार्ट लगा देंगे। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, कॉलम 1 तो सेम रहेगा, 1 1 3, और ये 6 2 माइनस 5, और कॉलम 3 भी हमारा सेम रहेगा, 1 1 माइनस 4। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, देखिए क्या आएगा, 1 4 2 जा 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5, फिर यहाँ पे माइनस का 6, इसको छुपाया, माइनस का 4, माइनस का 3, फिर प्लस 1, फिर इसको छुपाया, माइनस का 5 5 माइनस 6, माइनस 5 माइनस 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए माइनस 8 प्लस 5, माइनस का 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7 6 जा 42, माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 11। कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस 42 39, 39 माइनस 11 28।
तो इसका आंसर क्या आएगा 28। क्लियर। तो हमारे पास डेल्टा 1 भी निकल आया, डेल्टा 2 भी निकल आया और डेल्टा भी निकल आया। अब किसकी ज़रूरत है हमें, डेल्टा 3 की। तो जगह की तो कमी हो रही है, क्या करते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे हम क्या करेंगे अब, तो डेल्टा था हमारा, उसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वैसे लिखा रहने देंगे, जो हमारा थर्ड कॉलम है उसकी जगह 6 2 -5 लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम वैसे लिखते हैं 1 1 3 1 -1 2 और थर्ड कॉलम की जगह 6 2 -5, थर्ड कॉलम की जगह 6 2 -5। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू। डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आएगी 1 5 -4 -1 -5 -6 +6 2 +3, क्या हो जाएगा 1 6 5 11 +11 +3 2 5 5 6 6 5 30, ये हो गया 42। तो इसकी वैल्यू क्या आई 42। तो हमारी डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आ चुकी है 42। अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमें क्या करना था, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। सॉल्व का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है हमारा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा 1 की वैल्यू 14 आई है, तो 14 अपॉन 14 इक्वल टू 1। वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आई है 28 अपॉन 14, 28 अपॉन 14 इक्वल टू 2। और z की वैल्यू क्या है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, 42 अपॉन 14 इक्वल टू 3। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली हमें 1 2 3। एक्स की वैल्यू क्या मिली 1, वाई की वैल्यू मिली हमें 2 और z की वैल्यू मिली हमें 3। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो हमने आपको क्रैमर्स रूल से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। और अगर कभी भी आपको ऐसी क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो हम डिटरमिनेंट्स की से इजीली कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें निकालनी है हमें, नो सॉल्यूशन भी निकालना है। क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमें पी और क्यू की वैल्यू बताना है। कब, जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, उसका नो सॉल्यूशन है, उसका यूनिक सॉल्यूशन है और उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें हम एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कब उसका नो सॉल्यूशन होगा, कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन हम करेंगे इसको क्रैमर्स रूल से करते हैं हम। क्रैमर्स रूल में आपको सबसे पहले जरूरत क्या क्या पड़ती है, डेल्टा की, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की। तो हम तीनों चीज़ें पहले आराम से निकाल के रख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा डेल्टा क्या होगा 2p6 2p6 1 2q 1 2q 1 1 3 1 1 3। सबसे पहले इसको निकाल के रख लेते हैं। क्या होगा देखिए, यहाँ से एक्सपेंड कर दीजिए। चलो ऑपरेशन लगा देते हैं, इन दोनों को जीरो ही कर देते हैं सीधी। क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, इन दोनों को जीरो कर देते हैं, थोड़ा एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 2p6, ये तो जीरो हो गया, सॉरी जीरो कब होगा 1 माइनस जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोड़िए तो लेंथी कर देगा, परेशान कर देगा अभी। तो डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं 2, इसको छुपा इसको 3 2 6 6 माइनस q माइनस का 1, इसको छुपा इसको 3p माइनस 6 3p माइनस 6 और 1 प्लस का 1, क्या होगा इसको 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 छुपा इसको pq माइनस 12 pq माइनस 12, क्या बचा यहाँ पे 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस 6 प्लस pq माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, और क्या बचा, अब बचा है आपका देखिए
पी क्यू माइनस 2q माइनस 3p प्लस 6, यहाँ से कॉमन ले लें, अगर q कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे p माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लें तो p माइनस 2, ये बचेगा ना। q माइनस 3 और p माइनस 2, क्या आई हमारी डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, q माइनस 3 और p माइनस 2। क्लियर, कैसे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड किया और डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास q माइनस 3 और p माइनस 2। नोट कर लीजिए, इसको रब कर देता हूँ क्योंकि हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी निकालना है। तो डेल्टा 1, डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, नोट कर लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास q माइनस 3 और p माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है इसको हटा देंगे, क्या रख देंगे, कांस्टेंट वाले नंबर। तो 8 5 4 p 2 1 6 q 3। क्लियर, इसको रख दिया, एक्सपेंड कर दीजिए। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहेंगे, चलिए कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। 8 3 2 6 माइनस q माइनस का 5 3p माइनस 6 3p माइनस 6 प्लस का 4 pq माइनस 12 pq माइनस 12। क्लियर, कर दीजिए मल्टीप्लाई अंदर। 8 6 48 माइनस 8q माइनस का 15p माइनस माइनस प्लस 5 6 30 प्लस 4pq माइनस 12 4 48। क्लियर, तो ये 48 से तो 48 चलेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या बचा, बचा है सबसे पहले 4pq बचा है, माइनस 8q बचा है, माइनस 15p बचा है, प्लस 30 बचा है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 4p कॉमन आ रहा है सर, 4p नहीं 4q कॉमन आ रहा है। क्या बचा, p माइनस 2, यहाँ पे माइनस का 15 कॉमन आ गया, p माइनस 2। तो क्या क्या कॉमन आया, 4q माइनस 15 और p माइनस 2। क्या आया, 4q माइनस 15 और p माइनस 2। तो हमारा जो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई वो आई 4q माइनस 15 और p माइनस 2। इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे डेल्टा 1 भी नोट कर लेता हूँ अलग से। तो हमारा डेल्टा 1 क्या आ गया, डेल्टा 1 आ गया हमारा 4q माइनस 15 और p माइनस 2। क्लियर, 4q माइनस 15 और p माइनस 2। हमें क्या है, इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं, हमें क्या है आखिरी में देखना है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो हमें किससे पता चलेगा, डेल्टा से, डेल्टा 1 से, डेल्टा 2 से और डेल्टा 3 से। तो वही हम निकाल रहे हैं। अब डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, डेल्टा 2 निकालते हैं। डेल्टा 2 में क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम तो वैसा ही रहेगा 2 1 1 और सेकंड कॉलम की जगह 8 5 4 और 6 q 3 ये आ जाएगा। क्लियर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डेल्टा 2 को। तो एक्सपेंड करिए, कॉलम 1 के अलॉन्ग ही 2 5 3 15 माइनस 4q, फिर माइनस का 1 लगा दिए। 8 3 24 माइनस 24 6 4 24, फिर प्लस 1 8q माइनस 30, 8q माइनस 30। तो ये क्या हो गया, 30 माइनस 8q, ये तो 0 हो गया, 0 कोई भी साइन लगा दो, प्लस 8q माइनस 30। ये तो बहुत अच्छा हुआ, 30 कैंसिल, 8q कैंसिल। इससे अच्छा क्या होगा, क्या हो गया, 0 मिल गया। अगर ऐसे हमें 0 मिलते जाएँ तो और अच्छा होता, कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पे टर्म मिल गया, p और q की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी हमें क्या मिला, डेल्टा 2 हमें मिला 0, डेल्टा 2 की वैल्यू मिल गई हमें 0। अब डेल्टा 3 की वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। अभी तब क्या है,
अभी कोई भी दिमाग नहीं लगाया, अभी क्या है सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। कहीं पर भी हमने दिमाग लगाया क्या? नहीं। हमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि प्योरली हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके निकाल रहे हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो अब डेल्टा 3 निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 निकाल लिया। दिमाग इसमें बिल्कुल एंड में लगना है, बिल्कुल छोटी सी चीज़, वो भी अगर आपको वो भी पता होगी तो उसमें भी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी हमें। डेल्टा 3 में क्या करते थे, थर्ड कॉलम को छुपा के जो भी कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है उसको लिख देंगे 2 1 1 P2 1 और 6Q3 की जगह 8 5 4। क्लियर? तो डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा 3, फिर कॉलम 1 के अलग एक्सपेंड करिए, 2 4 2 जा 8 माइनस 5, फिर 1 माइनस का 1, 4p माइनस 8 प्लस का 1, 5p माइनस 16, ओपन कर लीजिए। 8 माइनस 5 3 2 जा 6 माइनस 4p प्लस 8 प्लस 5p माइनस 16, तो ये क्या हो गया, माइनस 4p प्लस 5p, p 8 और 6 14 माइनस 16 माइनस का 2। तो डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डेल्टा 3 की वैल्यू आई p माइनस 2। डेल्टा 3 की वैल्यू आई p माइनस 2। अब हमें सारी वैल्यू पता चल गई हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन बड़ी ही ईजिली सॉल्व हो जाने वाला है। डेल्टा निकल आया, डेल्टा 1 निकल आया, डेल्टा 2 निकल आया, डेल्टा 3 भी निकल आया। अब क्या करना है हमें, अब देखते हैं। P और Q की वैल्यू निकालना है जब नो सॉल्यूशन होगा। P और Q की वैल्यू जब नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब होता था, नो सॉल्यूशन तो एक ही केस में मिलने वाला है, कब, कि जब हमारा डेल्टा तो 0 हो जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 ना हो रहे हों। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या था, नो सॉल्यूशन में क्या था कि डेल्टा हमारा 0 हो जाए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या हो, 0 ना हो। तो डेल्टा 0 कब हो रहा है, देखिए डेल्टा 0 P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3 पे हो रहा है। डेल्टा 0 P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 3 हो रहा है। लेकिन एक बात देखिए, अगर P इक्वल टू 2 रखता हूँ मैं, तो P इक्वल टू 2 पे तो डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा और डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैं P इक्वल टू 3 2 नहीं ले सकता। तो नो सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमारा आंसर, कि हमारा P हमारा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर P हमारा 2 के बराबर हो गया तो डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, ये तीनों भी 0 हो जाएंगे, तब तो ये नो सॉल्यूशन वाला केस ही नहीं बनेगा। तो P इक्वल टू 2 तो नहीं होना चाहिए। अब Q इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 3 पे डेल्टा 0 हो रहा है और डेल्टा 1 भी 0 नहीं हो रहा और डेल्टा 3 भी नहीं, हाँ तो Q इक्वल टू 3 हो सकता है। तो P इक्वल टू 2 होना नहीं चाहिए और Q इक्वल टू 3 हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। देखा कितना, एक बार हमने इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया, फिर ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, थोड़ा बस जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं अगर वो याद हैं या फिर समझ गए हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यूनिक सॉल्यूशन, ये तो सबसे सिंपल है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, डेल्टा हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और डेल्टा कब 0 होगा, जब P और Q की वैल्यू 2 और 3 हो जाए, तो यही नहीं होना चाहिए। तो P भी 2 के बराबर नहीं होना चाहिए और Q 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और 2 और 3 के बराबर नहीं है तो ये 0 होगा नहीं, और 0 होगा नहीं तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर? थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब, कौन सा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या कहता था, ये कहता था कि आपका डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए डेल्टा 0 कब हो रहा है, P इक्वल टू 2 पे और Q इक्वल टू 3 पे। तो डेल्टा अगर P इक्वल टू 2 है तो ये तो 0 हो गया, और डेल्टा 1 भी 0 हो गया, डेल्टा 2 0 है ही, डेल्टा 3 0, तो P इक्वल टू 2 तो होना ही चाहिए। अब Q इक्वल टू 3 पे ए हमारा 0 है, यहाँ पे Q इक्वल टू 3 पे ए 0 नहीं है, लेकिन ये P माइनस 2 पे 0 हो गया। P इक्वल टू 2 पे तो क्या हो रहा है, 0,
ए पहले से 0 है और इसको क्यू से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, इसको तो क्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यू हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्यू कैन टेक एनी रियल नंबर। क्यू हमारा क्यों कोई भी रियल नंबर हो सकता है? क्योंकि क्यू अगर पी की वैल्यू मान लो 2 रख दी आपने, पी की वैल्यू 2 रख दी तो ये तीनों 0 हो गए और क्यू से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर क्या होगा? क्यू से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो हमारा नो सॉल्यूशन कब होगा? जब पी हमारा 2 के बराबर नहीं है और क्यू हमारा 3 के बराबर है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब पी 2 के बराबर नहीं है और क्यू 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि डेल्टा हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इनफाइनाइट मोनिक सॉल्यूशन, अगर मैंने p की वैल्यू 2 रख दी तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे और q की वैल्यू कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो q क्या करेगा? हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये आपको क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले भी आ चुका है और इसके बेस पे आपको कभी नो सॉल्यूशन डाल के पूछ लेता है, कभी यूनिक सॉल्यूशन डाल के पूछ लेता है, कभी इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, कोई भी एक केस आपका इसका पेपर में आ सकता है। क्लियर? आई थिंक अच्छे समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इक्वेशन दी गई है और क्या बोल दिया गया है? हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ही। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या बताया था? अगर कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो उसके या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता ही होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है आपका x = y = z = 0। तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो मिलता है जब आपका होमोजीनियस कब होता है? जब उसके कांस्टेंट नंबर तीनों क्या हो? 0 हो। तो x y z क्या होगा? 0। ये तो होता ही होता है। इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब जो भी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? आपको 0 मिलना चाहिए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? देखते हैं। 2a -2 3 1 a 2 x का कोफिशिएंट 2 y का 0 और a। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a था, -2 3 1 a 2 2 0 a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बस अब सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए और a की वैल्यू जो आ जाए वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करें? रो 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। रो 3 के अलॉन्ग। क्यों रो 3 के अलॉन्ग? क्योंकि मुझे यहाँ पे 0 दिख रहा है। जैसे ही 0 दिखता है लालच आ जाती है कि एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 2 इसको से बाय इसको 2 2 जा 4 माइनस का 4 माइनस का 3a -4 -3a, ये तो 0 वाला चला गया, प्लस a इसको 2a स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 3 2 जा 6 माइनस का 6a प्लस 2a क्यूब प्लस 2a, तो ये क्या हो गया? 2a क्यूब माइनस का 4a माइनस का 8, 2a क्यूब माइनस 4a माइनस 8। एक तो क्यूबिक इक्वेशन है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार a की वैल्यू 1 रखें, एक बार 2 रखें, एक बार 3 रखें, या फिर -1 -2 रखें, तो वहाँ से भी हमें एक बार आंसर मिल जाएगा। वो चीज़ आप करिएगा। एक और मेथड बताता हूँ, देखिए 2a क्यूब है, इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक फैक्टर अलग से निकल आए और एक फैक्टर क्या हो जाए? इसका क्वाड्रेटिक बन जाए। तो देखिए 2a क्यूब है, मैं यहाँ पे 2a स्क्वायर ऐड करता हूँ और 2a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्या किया? चलिए इससे पहले ये नहीं करते हैं, इसको हम एक बार इसकी वैल्यू तो हमारी 0 के बराबर है ही। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ही, मैं सोच रहा हूँ आपको कोई नया मेथड भी एक और तरीका होता। हाँ, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो a क्यूब माइनस 2a माइनस 4 = 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ? इसका क्या पता है, एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे a क्यूब ही रहने दीजिए, 2a स्क्वायर ऐड करिए और 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। -2a को कैसे लिख सकते हैं? -4a प्लस 2a, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। -4 = 0। इससे क्या हुआ? देखिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लें तो a - 2 आया, यहाँ से 2a कॉमन लें तो a - 2 आया, यहाँ से 2 कॉमन लें तो a - 2 आया, = 0। अब
a माइनस टू सबसे कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a चीज़ तो आपको इमेजनरी रूट देने वाली है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव, तो a माइनस टू इक्वल टू 0, तो a माइनस टू इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, a की वैल्यू क्या होगी 2। तो इस जो हमारी 3 लीनियर इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होगा जब a की वैल्यू क्या होगी 2, a की वैल्यू क्या होगी 2। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। क्लियर, नोट इट डाउन। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लैम्डा फॉर विच द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालना है कि जिसके लिए हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो सबसे पहले, और फाइंड द सॉल्यूशन फॉर सच वैल्यूज ऑफ लैम्डा। फिर हमें लैम्डा की उस वैल्यूज़ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो लैम्डा निकालते हैं जब हमारा सिस्टम कैसा हो, कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले डेल्टा निकाल लेते हैं, तब तो पता चलेगा क्या है। डेल्टा निकाल लिया तो डेल्टा क्या होगा 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 1 और 1 माइनस 5 और 4। क्लियर, इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या होगी। फर्स्ट कॉलम के अलग एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 2 4 माइनस 10 और प्लस 1 1 माइनस 6। क्या हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 5 माइनस का 7 4 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 2 प्लस का 12 1 माइनस 6 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 0। डेल्टा की वैल्यू क्या आई 0। अब डेल्टा अगर 0 हो गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, सिस्टम तब कंसिस्टेंट होगा जब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी 0 होना चाहिए। तो डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। अब हमें तो क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए ना जब सिस्टम कंसिस्टेंट हो। या तो ए नॉन जीरो हो जाता तो हम यहाँ से कुछ निकालते, लेकिन ये तो 0 हो गया। तो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, कंसिस्टेंट होने के लिए या तो डेल्टा 0 ना हो तो ये तो 0 हो गया, एक केस लगेगा नहीं, या फिर डेल्टा 0 हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी क्या हो 0 हो, तो यही केस लग रहा होगा। तो डेल्टा 1 निकाल लेते हैं। डेल्टा 1 क्या होगा 0 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा, और बाकी सब चीज़ें तो सेम आएंगी, -2 1 4। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तभी हमारा सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट। तो देख लेते हैं डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए। लैम्डा 1 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो -5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चला, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। यहाँ से क्या हमें पता चला कि लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 0। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 आती है तो हमारा डेल्टा 1 भी 0 होगा। अब फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, क्या अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब जैसे ही लैम्डा 2 की वैल्यू 0 रखेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू 0 रखेंगे, इसकी 0, ये पूरी कॉलम 0 हो गई। वही कॉलम कहाँ आने वाली है, इस जगह पे। तो जब तीनों एलिमेंट 0 है किसी कॉलम के तो वो 0 कर देगी, वैसे ही डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए डेल्टा 2 और डेल्टा 3 हमारे 0 हो जाएंगे, तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमारा सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट है। लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नोट करने के लिए जैसे आपको बताया था वीडियो को पॉज करके आप नोट करिएगा। तो हमें क्या पता चला, फॉर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी 0 है, सारे के सारे 0 है, इसलिए सिस्टम हमारा कैसा होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह 0 लिख देता हूँ। अब वो बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लैम्डा। मैंने यहाँ पे अब 0 रख दिया। अब क्या चाहिए मुझे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप x को एलिमिनेट करिए। आप क्या करिए, x को एलिमिनेट करिए। तो x को एलिमिनेट करने के लिए
अगर इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 2z माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आई 2z माइनस वाई। इन सेकंड, सेकंड में रख दीजिए तो 2z माइनस वाई माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0। 2 2 जा 4z माइनस 2y माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 0। 4z प्लस z 5z माइनस 5y इक्वल टू 0। तो z माइनस y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चला z इक्वल टू y है। z की वैल्यू क्या है y के बराबर आ गई। एक इक्वेशन मिली। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन में भी रखेंगे तब भी आपको z इक्वल टू वाई। यहाँ से मैंने क्या किया, x को एलिमिनेट कर लिया। अब देखिए अब क्या करना है, लेट z और y तो बराबर ही हैं, तो y इक्वल टू z इक्वल टू k बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर। y और z को हमने क्या माना, k मान लिया, वो वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। और इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। इक्वेशन थर्ड फर्स्ट किसी में रख दीजिए, थर्ड में रखते हैं तो क्या होगा, देखिए x माइनस 5k प्लस 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला x माइनस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला x इक्वल टू k। x की वैल्यू भी k के बराबर आ गई और y और z भी k थे, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारा फाइंड का क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर सच वैल्यूज ऑफ लेमडा। मतलब लेमडा हमारी क्या आई थी, 0 आई थी, जब हमारा सिस्टम कैसा था, कंसिस्टेंट था। अब सिस्टम जब कंसिस्टेंट हो गया, हमने लेमडा की वैल्यू 0 मान ली। अब हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, वो क्या आई, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। और जो एक्स वाई जेड क्या हो सकते हैं, तीनों बराबर होने चाहिए, और वो क्या होगा, किसी भी के के बराबर, और के किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर के बराबर। क्लियर, ये था हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर। डिटरमिनेंट चैप्टर में एक और चीज़ आपकी बची है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। और जो आपके इंपॉर्टेंट था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यही था, क्रैमर्स रूल, मैट्रिक्स मेथड, जिसके बेस पे आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिलता ही मिलता है। तो इसकी क्वेश्चन होगी और प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपको डाउट है वो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।